तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक की सूची आज हम लोग बनाएंगे जिसकी जरूरत हमें 69 बीपीएससी प्री में है। ठीक है, हेडिंग डालिए और लिखिए 68 का जो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस देखा उस बेस पे बहुत कुछ बातें समझ में आई और टॉपिक भी बहुत सारा क्लियर हो चुका है। अब 69 के लिए पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं और उसी लिस्ट के बेस पे हम लोगों की क्लास होगी। तो लिखिएगा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर 69 बीपीएससी पीटी। ऐसे ही आप लिखिए जिसमें हम लोग उन सभी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। और अभी इसके बाद अगले 1 वर्षों के दौरान बीपीएससी हो या बिहार की कोई भी परीक्षा हो, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और बिहार इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी दोनों का टॉपिक एक ही साथ हम लोग शामिल करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहां जो हम लोग टॉपिक बनाएंगे इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा पार्ट ए, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, और दूसरा होगा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए वाले टॉपिक्स का जो संबंध होगा या ट्रेडिशनल टॉपिक है इसमें, या इसको इकोनॉमी का स्टैटिक एरिया हम लोग बोलेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और दूसरा इंडियन और बिहार इकोनॉमी का ये करंट टॉपिक से होगा, या वैसा टॉपिक जो करंट बेस्ड होता है। ठीक है, और हम लोग एनालिसिस में देखा जो 68 में आपका क्वेश्चन आया था, 68 बीपीएससी में टोटल 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे। इस 20 में 9-10 जो प्रश्न थे, 8-9 कह सकते हैं, 8 और 9 वो स्टैटिक एरिया से थे, और 12 जो क्वेश्चन थे वो कहां से थे, करंट बेस्ड थे, या करंट से जोड़ करके पूछा था। यह वह भाग है जो भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था के समसामयिक पहलू को कवर करता है। यानी समसामयिक
संदर्भ में इकोनॉमी में, चाहे बिहार की इकोनॉमी हो और इंडियन इकोनॉमी हो, यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसकी संख्या अधिक होती है और यहां से 8, 7, 8, 9 इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे। देखिए एवरेज देखा जाए लगभग 4-5 वर्षों का जब आप क्वेश्चन देखेंगे 60 से 62, या एक एक्सेप्शन देखिए बीपीएससी के इतिहास में 38वीं से अब तक की जो परीक्षा हुई है उसमें 56 से 59वीं की जो परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें 30 प्लस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे गए थे, 30 प्लस। और आपको पता होगा उस समय इसी वजह से कट ऑफ भी बहुत डाउन गया था। ठीक है, और आसान भी प्रश्न नहीं था उस वर्ष। उसके बाद 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, है ना, यही एवरेज रहा है। इधर 60वीं से 62वीं के बाद अब तक जो परीक्षाएं हुई है उसमें बिहार की इकोनॉमी से और खासकर बजट और आर्थिक समीक्षा वाले पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 4-5 प्रश्न तो होता ही होता है। 4-5 में 3 प्रश्न मिडिल ऑर्डर का होता है, न बहुत ज्यादा जटिल होता है, टफ होता है, न बहुत आसान होता है, और 1-2 थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इकोनॉमी के वो एरिया जो स्टैटिक है, पहले स्टैटिक एरिया का एक मोटा मोटी आप लिस्ट बना लीजिए और फिर यहां पे करंट टॉपिक्स उसका लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति पे बात करेंगे। पार्ट ए का जो पहला टॉपिक है इसको आप लिखिए, चैप्टर भी कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता रहा है, कमोबेश एक आध वर्ष को मतलब छोड़ दिया जाए तो, न तो एक न एक प्रश्न रहता है। और उसमें है एक इंडियन इकोनॉमी की जो विशेषताएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इसकी समझ एज ए इंट्रोडक्शन आपको जानना है। वो सब इस लिस्ट में हम शामिल नहीं करेंगे, उसकी जो मोटी मोटी समझ है उसके लिए अलग से 1-2 दिन क्लासेज हो जाएंगी और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे। वो सबको इसमें इंक्लूड करना हम उचित नहीं समझते हैं। लिखिएगा, पहला जो चैप्टर होगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। दूसरा देखिए, कोर एरिया मैं बता रहा हूं जहां से प्रश्न ज्यादा संभावित होते हैं। दूसरा मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। तीसरा भारत में जो टैक्स का सिस्टम है, कर प्रणाली। मुद्रा एवं बैंकिंग, कर प्रणाली। चौथा आर्थिक आयोजन, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पहली से लेकर के 12वीं तक 5 ईयर प्लान।
तो आर्थिक आयोजन का एक इतिहास जानते हुए फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, और योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग आया, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक आयोजन या आयोजन आप लिखिएगा, इसमें मुख्य रूप से हमारा फोकस होगा FOIP, 5 इयर्स प्लान, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, इस पे हमारा फोकस होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा के बाद 5वां जो चैप्टर होगा, ये जो चैप्टर है इसको लोग कुछ भूगोल में रखते हैं, कुछ लोग अर्थव्यवस्था वाले खंड में रखते हैं। हम समझते हैं कि इसको इसी खंड में पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, यहां से 2 प्रश्न, आयोजन से 1 प्रश्न, और इधर में से एक आध प्रश्न मिल जाता है, तो 3 प्रश्न यहां से आपको मिलता है। जनसंख्या को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, और एक बिहार की जनसंख्या के सभी पहलुओं को देखेंगे। ठीक है। इसके बाद छठा जो टॉपिक होगा, गरीबी, इसको बाद में मैं रखा हूं। पॉवर्टी, सातवां बेरोजगारी, एक ही सिक्का के 2 पहलू, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस पे दोनों पे जो रिपोर्ट्स वगैरह है, थोड़ा सा डाटा वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। और फिर गरीबी कहते किसको है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी का मानदंड क्या है, वो सबको हम लोग जानेंगे। इसके प्रकार को भी जानेंगे, गरीबी बेरोजगारी में संबंध क्या है इसको जानेंगे। इंटरेस्टिंग भी है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि आजादी के बाद अब तक इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, और वर्तमान में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की, लेकिन हम लोग बिहार के भी संदर्भ में पढ़ेंगे, बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। और यहां पे फिर यहां हम लोग देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, जो बहुत प्रमुख है, उसका उद्देश्य तो हम लोग जानेंगे। फिर उसका वर्ष जानेंगे, कब शुरू हुआ, किस योजना के दौरान इस पे फोकस किया गया। जैसे में पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आयरन लेडी भारत की PM थी, उनका नाम है इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पे फोकस किया गया,
दूसरी और तीसरी, कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, उद्योग पे फोकस किया गया। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद और भी कुछ टॉपिक है। कृषि की क्या स्थिति है, तो यहां पे कृषि को भी डालेंगे, एग्रीकल्चर। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं जैसे में सिंचाई, किस राज्य में सिंचाई के कौन कौन सा साधन है, या बिहार में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है। सिंचाई के साधन है जो नहरें हैं, तालाब है, कुआं है ना, नलकूप है। इसका हम लोग देखेंगे, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे। फिर कृषिगत ढांचा को देखेंगे, समस्याएं जो भी है उसको देखेंगे, फिर उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फिर जो कृषि के उत्पाद है उसका जो है एमएसपी क्या है ना। इधर कृषि से संबंधित जो बिल लाया गया उसके विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब आपका एग्रीकल्चर से जो ये बहुत, इसमें भारत में बहुत सारी कृषि से संबंधित वो क्या बोलते हैं क्रांतियां, जैसे में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में है ये, तो इसका भी हम लोग देखेंगे कि कृषि। और इसके बाद और सभी हम लोग देखेंगे। कृषि में देखेंगे कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में, भारत में या बिहार में, दो अलग, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, चावल मीन्स धान है ना, गन्ना हुआ, सरसों हो गया, दलहन है, मोटे अनाज है। तो इसके उत्पादन में भारत का क्या स्थान है पूरे वैश्विक संदर्भ में, विश्व में किस अनाज के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय, और भारत का क्या उसमें स्थान है। फिर भारत के राज्यों के अंदर देखेंगे, और जब बिहार के संदर्भ में आएंगे, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन सब यहां से आता है। तो चावल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, जौ के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, जो बिल्कुल डाटा बेस्ड और यहां करंट ओरिएंटेड भी आप कह सकते हैं, इसमें बिहार का कौन सा जिला प्रथम है, कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है, तृतीय स्थान पर है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। और फिर उत्पादन होता है, एक उत्पादकता होता है जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। इस सब को हम लोग एकदम अपडेट करके पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता है। और ये सब वो एरिया है जो अभी चर्चा हो रही है, जहां से तैयारी करना एकदम आसान है और इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, और हर हाल में प्रश्न को सेट किया जाता है। एक अनुमान के आधार पर तो हम लोग तैयारी करेंगे। ये सब आसान है और ये मार्क्स बढ़ाने का आसान तरीका भी है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका स्टैटिक एरिया। इसमें एक और चैप्टर है खनिज संसाधन। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। इसका उत्पादन, वितरण, 3 संदर्भ में आप जानिएगा। ये 2 ऐसा टॉपिक है आपका। यहां पे उत्पादन को आप जानिएगा, उत्पादकता को जानिएगा,
तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और यहां खनिज में एक चीज और जुड़ जाएगा आपका, उत्पादन तो होता ही है, यहां उत्पादकता नहीं आएगा, भंडारण आ जाएगा। रिजर्व, उत्पादन का मतलब जान रहे हैं, खनन के बाद जो आ रहा है, और भंडारण का मतलब वो संचित रूप में है, उसका उत्पादन नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में किसी के पास रिजर्व है, लेकिन वर्तमान में उसका क्या हो रहा है, खनन नहीं हो रहा है यहां। और खनिज संसाधन में आप देखिए प्रश्न को उठाकर, विगत वर्षों के प्रश्न को उठा करके आपको दिखाई देगा, खनिज संसाधन में वैश्विक संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया, वैश्विक स्तर पर, जैसे में पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, इस तरह से पूछता है, यूरेनियम हो गया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हो जाएगा, और फिर एक बिहार के संदर्भ में पूछ लिया जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। आप लोग बताइए, प्रश्न को देखे होते तो जरूर आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता। चलिए 68 देने वाले, 67 को देने वाले, चलिए जो आप लोग दिए हैं बताइए, बताइए आपका टॉपिक सही है ना? इस तरह से प्रश्न पूछा था ना, तो इस तरीके से प्रश्न आपका सेट होता है। एकदम फोकस्ड स्टडी करना है, स्मार्ट तरीके से हम लोग को करना है, नहीं तो इसके जंजाल में फंसना नहीं है, कहां होगा, क्या होगा, कैसे होगा, एकदम सरल तरीके से हम लोग जान जाएंगे। और यहां से प्रश्न नहीं छूटना है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। इस पे साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसका सोर्स क्या है होगा। तो सोर्स आपका क्लास नोट्स और क्लास लेक्चर बहुत है, सफिशिएंट होगा, लेकिन उसके अलावे भी अगर आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मैं क्लास के अंत में बता दूंगा। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें और कुछ इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ टीचर जो होते हैं इस पे कंसीडर करते हैं कृषि और खनिज संसाधन, ये ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट हो जाता है। अब वहां पे आपका क्या, जनसंख्या, तो जनसंख्या, यहां पे ये आर्थिक भूगोल का पार्ट है। ये अगर भूगोल में भी रखिएगा तो ये रियली में इकोनॉमिक्स का है, तो हम क्यों ना इसको इकोनॉमी वाले सेक्शन में ही इसको पढ़ ले। अगर भूगोल है तो भूगोल का कौन सा है, भूगोल के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसमें आर्थिक भूगोल आता है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे। हाँ, इसमें खनिज संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप भौगोलिक वितरण आप किसी चीज का जानिएगा तो वो भूगोल का विषय हो जाता है। हम लोग चाहेंगे यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज नहीं, यहाँ पर उसको भी जब क्लास हम लोग करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दोनों चैप्टर को हम लोग देख लेंगे यहीं पे, ताकि भूगोल में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में भी वो ज्योग्राफी का वो जो पॉपुलेशन है उसको भी हम लोग इसी तरीके से यहीं पे शामिल कर लेंगे, ठीक है। पहले आप सब सिलेबस को समझने की कोशिश कीजिए, और जो टॉपिक्स लिखाए जा रहे हैं विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को जाकर के देखिएगा, सामने में इधर रख लीजिएगा टॉपिक जो सर के द्वारा लिखाया जा रहा है, और फिर उधर क्वेश्चन देखिएगा, उस पर चिंतन कीजिएगा, तो आपका अपना विजन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कौन सा एरिया, स्टैटिक एरिया, या वो एरिया जिसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल एरिया है, जहां से परंपरागत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं।
याद रखिएगा, 2 चैप्टर के मैं बारे में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 इयर्स प्लान, और उधर पॉलिटिक्स में पंचायती राज से प्रश्न नहीं पूछे तो फिर आयोग के एग्जाम को कंडक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बावजूद भी यहां से प्रश्न लोग गलत करते हैं। ये वो सब टॉपिक है जहां पे आपको पूरी तरह से क्या है, प्रिपेयर्ड हो जाना है कि एक भी इधर से बॉल आया तो बाउंड्री पार ही कर देना है। यहां से गलती कीजिएगा तो और सब जगह गलत होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए ये सब वो एरिया है, मैं डिफाइन पहले ही करा देता हूं। आप अपने स्तर से भी क्लास के साथ साथ इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, और उस पर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये 3 काम आप कर लेंगे, इकोनॉमिक्स में जितना प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा उधर हम लोग चलते हैं। अब जो करेंट बेस्ड होता है, लेकिन यहां पर भी हम कुछ बात करेंगे जिसकी समझ होनी चाहिए, पढ़ा देंगे। जो बजट है, बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं कोई बताएगा? बजट ही बोलते हैं। लेखा जोखा बोलते हैं। नहीं, संविधान में बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, बजट नहीं। सर तो वो हिंदी थोड़ी? नहीं, बजट नहीं लिखा गया है। ये भी तो हिंदी ही। ठीक है, नहीं तो बजट। अब हमारे देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक देश में देखिए घर परिवार सब में 1 साल का बजट होता है। तो ये जो बजट है, तो हमारे यहां बजट की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो बजट की अवधारणा को हम लोग समझेंगे। यहीं पे बजट में ही लिखिएगा, बजट की अवधारणा। एकदम छोटा छोटा टॉपिक सब है, बजट की अवधारणा। और इसको संविधान से, पॉलिटी से हम लोग जोड़ेंगे। भारतीय संविधान में उपबंध, इसको लेकर के क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, इन सभी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। बजट क्या होता है, बजट की अवधारणा कैसी है, और भारतीय संविधान में इसको लेकर के किस तरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहां विशेषज्ञता नहीं दिखाना है, हम लोग एक सामान्य अवधारणा चाहिए, उतना पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज लिखिए, भारत में बजट का इतिहास। भारत में बजट का इतिहास। भारत में बजट का इतिहास, और तब हम लोग देखेंगे, जब इतना जान जाएंगे, इसकी समझ हो जाएगी हमें, तब हम लोग देखेंगे बजट। कौन बजट? 2023 से 24, वर्तमान वित्तीय वर्ष में
जो बजट है उसका एक अवलोकन हम लोग करेंगे कि क्या क्या है इस बजट में, है ना। ये हो गया भारत का बजट, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जुड़ जाएगा आपका बिहार का बजट। भारत का बजट, भारत के का जो वित्त मंत्रालय है वहां, और यहां बिहार सरकार का राज्य का वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे, और ये भी वही वित्तीय वर्ष है इसका। पिछला का अध्ययन नहीं करेंगे, क्या हुआ वर्तमान जो एक्सपेंडिचर है वित्तीय वर्ष में, जो व्यय होना है, खर्च होना है, उसके बारे में ये एक अनुमान होता है, एक लेखा जोखा टाइप का होता है कि इतना अलग अलग मदों में, अलग अलग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में इस पे खर्च होगा, है ना। और फिर उसमें आपका स्कीम वगैरह होता है, सरकार की योजनाएं होती हैं, फिर इसका लक्ष्य क्या होता है, इस बजट में किन किन एरिया को, किस किस क्षेत्र पर सरकार ने फोकस करने का काम किया है, तो ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके बाद आता है आपका दूसरा, वो हो जाएगा आपका दूसरा आर्थिक समीक्षा, जिसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, ठीक है। और इस आर्थिक समीक्षा में भी दो हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा क्या होता है, पिछले वर्षों का जो आय व्यय होता है उसका ये लेखा जोखा देता है, किन किन क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, मतलब एक रिव्यू होता है। अब मान लीजिए कि जो 23-24 का जो बजट है, तो इसी बजट का बाद में रिव्यू आएगा, 24-25 में बजट आ जाएगा, और फिर इसका क्या पूरा सटीक तो नहीं, लेकिन एक अनुमान के आधार पर फिर उसमें आता है, तो वही आर्थिक समीक्षा कहलाता है। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष से पिछले एक वर्ष पहले का वो प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक समीक्षा, और हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा इंडिया का भी। इसका वित्तीय वर्ष हो जाएगा 2022 से 2023, ठीक है। फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इसका हो जाएगा 2022 से 23, ठीक है, ठीक है ना। ट्रेंड्स अगर देखा जाए तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए। हाँ, तो यहां पे आर्थिक समीक्षा इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, भारत का आर्थिक समीक्षा 22 से 23, और फिर बिहार का आर्थिक समीक्षा 22 से 23। पता है इसमें कितने चैप्टर हैं इस दोनों में, पता है? अरे पीडीएफ तो सेंड किया गया था, आप लोग कम से कम उसको खोल के देखे, नहीं देखे होंगे। इंडिया वाले में टोटल 12 अध्याय है, 12 अध्याय है, और इसको इस बार पूरा पढ़ाऊंगा। पूरा कहने का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वहीं से इसको निकाल के ओरिजिनल जो है उससे पढ़ाऊंगा,
देखिए यही है आर्थिक समीक्षा ये भारत सरकार की। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका लैंग्वेज भी बनेगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये टोटल मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ से, और इसी में से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको आप अपने नोट्स में लिखते भी चलेंगे। और बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है इसमें कितने अध्याय है? इसमें 14 चैप्टर है। यहां लिख लीजिएगा। इसमें कुल 12 है और इसमें 14 है। बहुत आसान तरीका होगा हम लोग को पढ़ने का, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आराम से ये सब कवर हो जाएगा। आपको लगता है 14 है तो इतना मोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ये बिहार सरकार की आर्थिक समीक्षा है ये, तो इसको भी मैं पढ़ाऊंगा इस बार। पिछली बार क्लास में इस दोनों को मिलाकर के एक 1.5 घंटे की क्लास हुई थी, लगभग 21 से 22 घंटा लगा था, 21-22 दिन लगा था। तब ना सभी लोगों का इकोनॉमी वाला पूरा सही हुआ था। चलिए, अब इसके बाद बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गया। अब एक और हो जाएगा आपका तीसरा जो टॉपिक हो जाएगा, इसका जो समसामयिक खंड होगा उसमें भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, इस शीर्षक के तहत हम लोग पढ़ेंगे, इस हेडिंग के साथ। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं। और देखिएगा, योजनाओं से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हुआ है उसमें से भी, और इधर विगत 1-2 वर्षों में जो योजना ज्यादा चर्चित रहता है तो उसका तिथि, संबंधित मंत्रालय, कब लॉन्च किया गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको थोड़ा सा एक संक्षिप्त अवलोकन हम लोग करेंगे। FYP के दौरान विभिन्न योजनाओं को जो चलाया गया, ठीक है, यहां प्रथम से लेकर 12वीं तक, 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं, योजना का नाम, वर्ष, किसी किसी का उद्देश्य हम लोग देख लेंगे। फिर इधर ज्यादा जो दूसरा हमारा प्रायोरिटी होगा 2014 से 2020 तक, और तीसरा जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, 2020 से 23 के बीच में। यानी कि वर्तमान में कोई नई योजना है जो बजटीय प्रावधान है, बजट में लॉन्च किया गया इस वर्ष, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, तो वहां भी देख लेंगे। यहां पे रिवीजन टाइप का हो जाएगा। आपको जो प्रश्न मिलने की संभावना है ज्यादा यहां से, और कुछ योजनाएं जो ऐसी हैं जो अपने लागू होने से अब तक 5 वर्ष पूरी कर चुकी हैं, तो उसका भी कभी कभी अचीवमेंट्स वगैरह आता है कि इसकी क्या उपलब्धियां रही, ये कितना कारगर हुआ, कितना लाभदायक सिद्ध हुआ, इसकी क्या कमियां रह गई। जैसे स्टार्टअप, स्टैंड अप, इस तरह की योजना है, जनधन योजना है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इस टाइप का। तो ये इसी अवधि के दौरान हुआ था। तो इसमें से जो उज्ज्वला है, तो इन सभी योजनाओं को इसमें हम लोग देखेंगे। और नहीं तो इधर रिसेंटली जो भारत सरकार जो है इधर 2020 से 23 की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान जो योजना
लागू की है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर जो बहुत चर्चित योजनाएं हैं उसका उद्देश्य भी जानना होता है, नहीं तो वर्ष किस तिथि को कहां से और ये किस मंत्रालय का है। ठीक है, इतना ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखेंगे, है ना। इसके अलावा चौथा चैप्टर आप लिखिए जो आर्थिक समीक्षा में आ भी जाएगा और कुछ एडिशनल हम लोग को करना पड़ेगा, वो हो जाएगा बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। पुरानी योजनाओं के बारे में कम ही पूछा जाता है, इसलिए उधर अपने दायरे को नहीं ले जाना है, एक सीमित दायरे में पढ़ना है। बिहार सरकार की योजना जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चल रहा है ना, इस तरीके से जो भी योजना चल रहा है, बिहार सरकार के जो 7 निश्चय के दौरान जो 7 निश्चय 1 है 2 है, ठीक है, तो इस दौरान जो है 7 निश्चय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है, कार्यक्रमों को चला रही है ना। जो चर्चा में आप देखते भी हैं, कहीं कहीं जो है सरकार जो है हमारे जो सीएम साहब हैं लगवा देते हैं, आप रोड पे चौराहे पे देखते होंगे कि लोगों में अवेयरनेस आए, इन सभी योजनाओं को लोग जाने और इसका लाभ उठाए। तो उस तरह से भी कि जो ये भी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है और लोगों में अवेयरनेस भी देखा जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें रखनी होती है और बीपीएससी उस तरह का प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश भी करती है। हो गया। अब इन सभी योजनाओं का क्षेत्र जरा समझ लीजिए, एरिया कैसा होता है। पढ़ने के वहां हम लोग पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पे हिंट्स देना चाहता हूं किस तरह की योजनाएं होती हैं। तो इनका संबंध ग्रामीण विकास से होता है, इनका संबंध शहरी क्षेत्र से, शहरी विकास से होता है, यानी कि डेवलपमेंट से। इसका संबंध महिला सशक्तिकरण से होता है। इनका एरिया गरीबी से होता है, बेरोजगारी के लिए या रोजगार सृजन के लिए भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उद्योग से संबंधित होते हैं। हालांकि यहां पर भी देखा जाएगा, है ना, लेकिन एक समग्र अवलोकन यहां भी हो जाएगा। फिर कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं होती है, ये सब डायमेंशन होगा आपका, अलग अलग हम लोग करके इसको यहां पर भी। फिर कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसका संबंध शिक्षा से है। शिक्षा वाला पूछा ना 68 में 2.0 पूछा था ना, तो शिक्षा हो गया। फिर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे मैं पिछली बार पूछा गया था, शायद 64वीं में पूछा गया था, वो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है तो स्वास्थ्य से भी रिलेटेड योजनाओं के बारे में। इन सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार का जो प्रयास है, ताकि हमारा भारत क्या हो जाए, न्यू इंडिया हो जाए। ये आई बात समझ में। अब एक प्रश्न और जो पूछा जाता है वो है आपका 5वां टॉपिक, बहुत कम है। इसको चैप्टर वाइज तो हम लोग हर दिन 2, 3, 4 इससे कंटेंट दे देंगे, वो चैप्टर में ऐड करते जाइएगा। एक साथ एक दिन पढ़ने पर ये याद नहीं होगा। वो है प्रमुख आर्थिक समितियां।
यहां पे मैं अलग करके पढ़ा दूंगा। प्रमुख आर्थिक समितियां, इसका क्षेत्र और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और किस वर्ष इसका गठन किया गया, प्रतिवेदन इसका इन समितियों का कब आया, वो पूछा जाता है। जैसे रंगराजन कमेटी है, क्या संबंध है इसका, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, रंगराजन कमेटी? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनता है यहां से आर्थिक समितियों से। इसके अलावा पोर्टल वगैरह है, तो ये करंट में भी डाला जा सकता है, लेकिन यहीं पे मैं चाहूंगा इसको डालें। प्रमुख पोर्टल, मंत्रालय और विभाग। इकोनॉमिक्स में नहीं, वो करंट में चल जाएगा, लेकिन यहीं पे लिख लीजिए प्रमुख पोर्टल, इसका संबंधित मंत्रालय, ये किस मंत्रालय का है या विभाग। हो गया। फिर वहां पे एग्रीकल्चर में हम लोगों ने देखा ही, फसलों का उत्पादन वगैरह ये सब है, या एमएसपी है, उसको हम लोग देख लेंगे। हालांकि एक पेज में यहां भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लिखा देते हैं ताकि ध्यान में रहेगा, वहां पढ़ाएंगे तो इधर ध्यान में रहेगा, तो इसको भी वहीं ऐड करवाएंगे, नहीं तो यहां पे लिख लीजिएगा फसलों का उत्पादन एवं एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसलों का एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा, आधा पेज में, फसलों का उत्पादन एवं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इधर चर्चा में रहता है, करंट की बातें हैं, लेकिन जीआई टैग को भी हम यहीं पे लिखा देते हैं। जीआई टैग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, उस सबको यहां पे हम लोग देख लेंगे, जीआई टैग। ठीक है। इसके अलावा 9वां वित्त आयोग, यहीं पे देखेंगे। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग, और वित्त आयोग में फोकस हम लोग करेंगे 15वें वित्त आयोग पर, नहीं, और इस आयोग में बिहार और भारत दोनों के लिए किस तरह की बात कही गई है, इससे बिहार को क्या लाभ होगा, हानि होगा, इसको भी हम लोग फोकस करके पढ़ लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी को भी देख लेंगे, टैक्सेशन है, वहां पे जो टैक्स पड़ा वहीं पे जीएसटी, या अलग से यहाँ पे जीएसटी को देख लेंगे कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी मेंबर वगैरह वगैरह, जीएसटी कितना % है, ये हाफ पेज में यहाँ भी वो हो जाएगा जीएसटी। ठीक है। इसके बाद 11वां जो चैप्टर होगा हमारा, बहुत छोटा छोटा सब टॉपिक है, वो होगा आईएफएसआर एंड बीएफएसआर रिपोर्ट। आईएफएसआर एंड बीएफएसआर रिपोर्ट 2023 में आएगा ये रिपोर्ट, लेकिन 2021 वाला हम लोग देख लेंगे। जब आएगा तो उसे कंपेयर करके यहां भी देख लेंगे। तो अभी हम लोग 2021 का देखेंगे, और जब आएगा यहीं पे पेज छोड़ेंगे तो फिर 2023 वाला भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे। अब इसको कुछ लोग करंट में मानते हैं, हम यहीं पे इकोनॉमी वाले खंड में इसको डाल देते हैं, क्योंकि ये क्या है, वन संसाधन रिपोर्ट है, और संसाधन किसका का संबंध क्या है, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का ये भाग हो गया। यहां पर देख लेंगे, ताकि क्या है,
करंट भी बोझिल नहीं लगे, ये सब इधर आ गया। ये सब डिफाइंड एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार टॉपिक का चुनाव भी काफी बेहतर ढंग से कोशिश की गई है कि किया जाए, ताकि आसानी से एक पतली सी कॉपी में वो क्लास लेक्चर आपको मिल जाए, उस पर डिस्कशन हो जाए और उसका नोट्स तैयार हो जाए और बस देखने मात्र से आपका रिवीजन हो जाए और परीक्षा में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है। इसके अलावे 2-3 और हैं जिसको मैं लिखा दूं, उसको यहां मत डालिए। अब एक पार्ट सी भी बना लीजिए, वो समसामयिक से ही होगा, लेकिन यहां पे बना लीजिए पार्ट सी। ये भी करंट ओरिएंटेड होता है। ज्यादातर यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं करंट बेस्ड होते हैं। इसको जीके वाले पार्ट में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी कॉपी तैयार हो जो एटम बम हो। नहीं, लोग कहते हैं ना एटम बम, तो 69 के लिए ये एटम बम का काम करे आपका नोट्स। चलिए, वैश्विक आर्थिक विकास संकेतक लिखिएगा इसमें। वैश्विक आर्थिक विकास के संकेतक, सिर्फ लिस्ट बनाने में इतना समय लग गया, ज्यादा यहां पे डिस्कशन ठीक नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, है ना। और एवं कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सूचकांक पूछता है ना, सूचकांक से प्रश्न, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट, है ना, इस तरह से, तो वो यहां से आपका हो जाएगा। अगला लिखिएगा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, संगठन नहीं लिखा हूं, वैसे संगठन जिनका जो क्षेत्र है वो इकोनॉमी से है। तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, इस तरह से डब्ल्यूटीओ, इसका यहां पे आपको फोकस करना होगा। एचक्यू, हेडक्वार्टर, चीफ, इसके कौन है, कितने मेंबर हैं, इसी पे होता है। और थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि इसकी स्थापना कब की गई, भारत इसका सदस्य है या नहीं है, इस तरह से ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन। ज्यादा नहीं है, 10-12 ऑर्गेनाइजेशन है, जान लेना है इसमें, ठीक है। एक और है, प्रमुख इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ
आर्थिक नियुक्तियां होती है। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट, ये भी एक पेज में आपका कंप्लीट होगा, 10-12 इंफॉर्मेशन यहां मिलेगा। जैसे में एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है, आरबीआई के कौन है, इस तरह से होता है ना, रेलवे बोर्ड के कौन है। यहां पे एक साल के दौरान जो नई नियुक्तियां हैं उसी को आप पढ़ लीजिएगा, तो उसी में से कोई एक ना एक। इसको लोग करंट अफेयर्स में रखता है, इसको भी करंट अफेयर्स में रखता है, इसको भी करंट अफेयर्स में रखता है, लेकिन हम लोग इसी कॉपी में रखेंगे। प्रमुख आर्थिक नियुक्तियां, प्रमुख आर्थिक नियुक्तियां, ये नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, उसको हम लोग देखेंगे। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर हुई, उसको भी हम लोग देखेंगे। हो गया? अब हमको लगता नहीं है कि इससे ज्यादा और कुछ हो सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी टॉपिक हैं इसमें सबसे एक एक प्रश्न कुछ को छोड़ दिया जाए तो आपको मिलना तय है। यहां नंबरिंग हम नहीं दे पाए, 11 हो गया उधर, और यहां पे 1 2 3 है ना, तो 3 यहां, 11 यहां, और उधर कितना था, उधर कितना था बताइए? 9। तो टोटल टॉपिक हो गया छोटा बड़ा मिला करके कितना, 9 हो गया, +11 +3। ये इसका संबंध पार्ट ए से हो गया, ये हो गया पार्ट बी से, और ये हो गया पार्ट सी से। टोटल हो गया आपका कितना, 9 3 12 11 कितना हो गया, 23 23। मोटा मोटी 40 से 50 लेक्चर, और वीडियो है तो वीडियो इतना आएगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। वो ऑनलाइन की बात छोड़ दीजिए, आप जो YouTube वाला है वो अलग चीज है, लेकिन आपका जो ये क्लास है इसको बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग को करना है। एग्जाम आपका 30 सितंबर को होना है। इस टाइम में आपका बिहार स्पेशल भी चल रहा है और इकोनॉमिक चल रहा है, दोनों को मिला दिया जाए तो 40 प्रश्न तो हो ही गया। क्या हो ना गया? तो आराम से आपका कवर हो जाएगा 30 सितंबर तक। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने मित्रों परिचितों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। आप अपना कीमती सुझाव से भी हमें अवगत करा सकते हैं ताकि सुधार की गुंजाइश बनी रहे। धन्यवाद।